हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेजेस के जो स्नैप के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं अभी तक वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे इस सीरीज में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने पास जो है वो है ये। ठीक है, फ्रॉम द स्नैप 2022 का ये क्वेश्चन था कि एवरेज रन स्कोर्ड बाय सुमेश इन 4 इनिंग्स इज 50। ठीक है, अब फिफ्थ इनिंग में सोमेश ने कितना स्कोर किया? स्कोर सम रन्स सच दैट हिज एवरेज नाउ बिकम 62। तो देखो 4 इनिंग्स तक अपने को पता है कि उसने 4 इनिंग्स में उसका स्कोर 50 रन्स का है और फिफ्थ इनिंग में उसने कुछ स्कोर किया। कितना स्कोर किया ये अपने को नहीं मालूम, और उसका जो एवरेज है वो कितना हो जाता है उसके बाद 62 हो जाता है। अब सिक्स्थ इनिंग में उसने जो स्कोर किया है वो 10 रन मोर देन द फिफ्थ इनिंग। जितना फिफ्थ इनिंग में किया था उससे 10 रन ज्यादा उसने यहाँ पे स्कोर किया है, और एवरेज उसका लास्ट 5 इनिंग का मुझे दिया हुआ है दैट इज 80। तो हाउ मेनी रन डिड ही स्कोर इन द फर्स्ट इनिंग? तो फर्स्ट इनिंग में जो है उसने कितना स्कोर किया होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है कि ही डज नॉट रिमेन नॉट आउट इन एनी इनिंग्स। ठीक है, तो अब देखो 4 इनिंग्स है अपने पास कि 4 इनिंग्स में उसका एवरेज है 50 रन्स का। ठीक है, और फिफ्थ जो इनिंग है, फिफ्थ इनिंग में उसने उसका एवरेज फिफ्थ इनिंग के बाद कितना हो गया? 62 हो गया। तो अब इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली फिफ्थ इनिंग का स्कोर निकाल सकते हैं। देखो फिफ्थ इनिंग का स्कोर उसका कैसा निकलेगा कि यहां पे देखो कि जब हमने फिफ्थ इनिंग के रन्स को ऐड किया तो उसका जो एवरेज है वो 62 हो गया। मतलब एवरेज में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे? 12 का। एवरेज में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 12 का। तो इसका मतलब ये है कि फिफ्थ इनिंग में उसने 50 तो स्कोर किया ही होगा ना, क्योंकि अगर वो सिर्फ 50 स्कोर करता तो फिर 5 इनिंग के बाद एवरेज भी कितना रहता? 50 ही रहता। लेकिन एवरेज हो गया 62। 62 होने का मतलब है कि सब में 12 12 इंक्रीज हुआ है। तो 12 12 कितने में? 5 इनिंग्स में। ठीक है, 12 12 5 में, तो मतलब 12 इंटू 5 60 उसने और स्कोर किया होगा। तो 50 तो स्कोर किया ही होगा, साथ में 60 और स्कोर किया होगा, मतलब 110 रन्स जो है ये उसने स्कोर किया। कौन सी इनिंग में? फिफ्थ इनिंग में। तो अगर फिफ्थ इनिंग में उसने 110 स्कोर किया हुआ है तो सिक्स्थ इनिंग में कितना हो जाएगा? सिक्स्थ इनिंग में देखोगे तो उसने कितना? 10 रन ज्यादा स्कोर किया है, मतलब 120 रन उसने स्कोर किया है। कौन सी इनिंग में? सिक्स्थ इनिंग में। ठीक है, ये हमने स्कोर निकाल लिया फिफ्थ इनिंग का, सिक्स्थ इनिंग का भी। अब कह रहा है कि जो उसकी लास्ट 5 इनिंग थी उसका एवरेज हो गया 80। ठीक है, और हमें यह बताना है कि हाउ मेनी रन्स डिड ही स्कोर इन द फर्स्ट इनिंग। तो अब देखो फर्स्ट इनिंग का हमें निकालना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनिंग का अगर हम स्कोर देखें उसका, फर्स्ट थर्ड फोर्थ का अगर हम सम करें तो एवरेज 50 था। तो 50 इंटू 4 कितना? 200। तो ये 200 रन जो है, 200 रन क्या हो गया? दिस इज द सम ऑफ द स्कोर इन फर्स्ट 4 इनिंग। फिर फिफ्थ इनिंग में देखो उसने कितना स्कोर किया। फिफ्थ इनिंग में उसने स्कोर किया 110, तो इसमें 110 ऐड हो गया। ठीक है, और सिक्स्थ इनिंग में उसने कितना स्कोर किया वो भी हम यहां पे लिख लेते हैं, प्लस 120। तो मतलब फर्स्ट 6 इनिंग का सम जो है वो मेरे पास आ गया कितना? 200 300 400 430। 430 जो है वो सम है मेरा किसका? टोटल 6 इनिंग का। और हमें ये पता है कि लास्ट 5 इनिंग का, मतलब लास्ट 5 इनिंग का मतलब ये वाली जो 5 इनिंग्स, लास्ट 5 इनिंग्स ये हो गई। तो लास्ट 5 इनिंग का एवरेज है 80। तो मतलब कि टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 80 इंटू कितना? 5। तो मतलब 400 रन उसने लास्ट 5 इनिंग्स में किया है। टोटल 6 इनिंग में कितना स्कोर हुआ है? 430 का, जिसमें से पहली जो लास्ट 5 इनिंग है उसमें 400 का है। तो अगर हम 430 में से ये 400 माइनस कर देंगे तो अपने पास कौन सा स्कोर आ जाएगा? फर्स्ट इनिंग का। तो 430 टोटल 6 इनिंग का स्कोर है और 400 लास्ट 5 इनिंग का स्कोर है। तो 30 जो है वो उसने स्कोर किया होगा फर्स्ट इनिंग्स में। ठीक है, फर्स्ट इनिंग का स्कोर हो गया 30 मार्क्स का। ठीक है,
फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम कह रहा है कि क्लास एबीसी हैव एवरेज स्कोर ऑफ 83, 76 एंड 85 रिस्पेक्टिवली। अब एवरेज जो है क्लास ए एंड बी का वो 79 का है, बी और सी का 81 का है। तो हमें कंबाइंड एवरेज ऑफ ऑल द क्लासेस निकालना है, ठीक है। तो कंबाइंड एवरेज निकालने के लिए हम यहाँ पे देखो, एक तरीका तो है कि पूरा हम ट्रेडिशनल अप्रोच से जाएं इसको, लेकिन एग्जाम में करने के लिए हम क्या करेंगे, एलिगेशन का यूज करेंगे, है ना। एवरेज का एक पार्ट होता है एलिगेशन। तो देखो, तीन सेक्शन है, तीन क्लासेस हैं ए बी सी, जिसमें ए का स्कोर 83 है, बी का स्कोर 76 है और सी का एवरेज स्कोर 85 है, ठीक है। अब इसमें से ए और बी का एवरेज जब हमने निकाला तो वो मुझे दिया हुआ है कितना, 79 दिया हुआ है ए और बी का एवरेज, ठीक है। फिर बी और सी का जो एवरेज है वो है अपने पास 81 का, ठीक है। बी और सी का एवरेज कितना है, 81 का। तो अपने को क्या करना है कि जो कंबाइंड एवरेज है क्लास का बताना है। तो कंबाइंड एवरेज के लिए अपने को क्या चाहिए कि हम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसका रेशियो ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं। तो अगर हम एलिगेशन लगाएं यहाँ पे फर्स्ट वाले में कि ए और बी जो है, ए और बी का, ए का एवरेज स्कोर था 83 और बी का एवरेज स्कोर था 76 का, और पूरी क्लास का एवरेज था ए बी का 79। तो इसमें जब हम एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है, तो एलिगेशन में 79 माइनस 76, तो यहाँ 3 आ गया, 83 माइनस 79, ठीक है, 83 माइनस 79, यहाँ पे कितना आ गया, 4। मतलब जो ए और बी है उसमें किस रेशो में स्टूडेंट है, 3:4 के रेशो में। अब यही चीज अपन बी और सी पे भी कर लेते हैं कि बी का एवरेज स्कोर था 76 का, ठीक, सी का एवरेज स्कोर था मेरा 85 का, और इनका जो कंबाइंड एवरेज है वो 81 का है, 81। तो यहां पे अगर एलिगेशन लगाते हैं तो 85 माइनस 81 आ गया 4 एंड 81 माइनस 76 आ गया 5। मतलब बी और सी में जो स्टूडेंट्स का रेशो है वो 4:5 का है। अब देखते हैं, देखो ए में अगर 3 स्टूडेंट है, बी में 4 है, ठीक है, और यहां पर भी बी में 4 दिख रहे हैं। अगर बी अलग अलग होता तो पहले हम क्या करते, बी को दोनों जगह सेम बना लेते, बट बी ऑलरेडी यहां पर बड़ा 4 है। तो जो डायरेक्ट रेशो मेरे पास आ गया एबीसी का, कि एबीसी में जो स्टूडेंट्स हैं वो किस रेशो में, 3, 4 एंड 5 के रेशो में, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस रेशो में हो गए मेरे पास, 3, 4, 5 के रेशो में, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, एवरेज चाहिए पूरी क्लास का। तो पूरी क्लास का एवरेज हम सिंपली कैसे निकाल देंगे कि 83 इंटू 3, देखो 83 इंटू 3, ये मुझे क्या देगा, टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए। फिर 76 इंटू 4 एंड यहां पे 85 इंटू 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितने स्टूडेंट्स हैं, 3, 4, 5, तो मतलब 12, 4 प्लस 3 प्लस 5। तो यहां पर देखो, अगर हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी नहीं मालूम तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा रेशियो से, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल जो एवरेज वेट होगा पूरी क्लास का, तो ये हो जाएगा 249, 24, 28, 304 यहाँ पे आ गया, 425 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कितना, 978/12। तो सॉल्व कर लेते हैं, 81.5 ही आएगा। तो 81.5 विल बी द एवरेज ऑफ द कंबाइंड एवरेज जो होगा क्लास का, वो क्या होगा, 81.5, ठीक है। तो इसमें एलिगेशन वाला मेथड जो है वो अपने को टाइम सेव करेगा। फिर अगली प्रॉब्लम पे आते हैं।
अगला प्रॉब्लम है कि कैप्टन जो है एक क्रिकेट टीम का ऑफ 11 प्लेयर्स इज 26 ईयर्स ओल्ड। कैप्टन कितने का है? 26 ईयर्स का है। विकेट कीपर जो है 3 ईयर्स ओल्डर है उससे। इफ द एजेस ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड तो एवरेज एज रिमेनिंग प्लेयर्स का 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ होल टीम। तो एवरेज उस टीम की कितनी रही होगी? एवरेज एज ऑफ द टीम बताना है। तो देखो, टीम में 11 प्लेयर्स हैं जिनका एवरेज क्या है मेरे पास नहीं मालूम, तो एक्स मान लेते हैं। अब जो कैप्टन है वो है 26 ईयर्स का, ठीक है, और जो विकेट कीपर है वो है 3 ईयर्स ओल्डर, 29 ईयर्स का। ये दो लोग हैं 26 29। अब ये दो लोग अगर हम हटा देते हैं 11 में से तो बचेंगे मेरे पास कितने? 9 लोग। और उनका जो एवरेज है वो पहले जितना एवरेज था उससे एक कम हो जाएगा। तब x माइनस 1 जो है मेरा वो एवरेज हो रहा है किसका? 9 लोगों का, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि वो एवरेज जो है पूरी टीम का कितना रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अपने को ये मालूम है कि पहले 11 लोग थे, एवरेज था x, ठीक है। x कोई भी नंबर होगा तो एवरेज का मतलब क्या पढ़ा था अपन ने कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब अगर एवरेज एज x है तो सबके पास x x x x होगा, ठीक। अब दो लोग हमने हटा दिए तो वो जो दो लोग बाहर जा रहे हैं उनके जाने से एवरेज 1 से रिड्यूस हो गया। मतलब एवरेज 1 से रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि उन दोनों की जाने की वजह से सबको 1-1 कंपनसेट करना पड़ा था। तो 1-1 कितने लोगों को कंपनसेट करना पड़ा था? 9 लोगों को। मतलब वो दोनों 9 सरप्लस में ले गए होंगे, ठीक है। जो उनका शेयर है x और x वो तो लेके गए ही गए वो दोनों। मतलब जो दोनों थे, कैप्टन का शेयर x, वाइस विकेट कीपर का शेयर x। तो अगर वो दोनों सिर्फ x और x लेके जाते ग्रुप से तो कोई चेंज नहीं होता एवरेज में, बट उनके जाने से सबके शेयर में से 1-1 कम हो गया। 1-1 कितने लोगों में से के शेयर में से कम हुआ? 9 लोगों के। तो मतलब वो 9 सरप्लस में ले गए होंगे, ठीक है। वो 9 सरप्लस में ले गए होंगे। और ये किसके बराबर है? जो उनकी एज का सम होगा 56। मतलब वो कितना लेके चले गए यहां से? 56 लेके गए हैं। और वो 56 किसके बराबर होगा? 2x प्लस 9। 2x आ गया यहां से, ठीक है। तो यहां पे ना, यहाँ पे 55 आएगा, 56 यहाँ आएगा 55। तो 55 वो लेके चले गए अगर, तो यहाँ पे बचेगा कितना? 46। तो x मेरा कितना रहा होगा? 23। तो जो टीम है, टीम की जो एवरेज एज रही होगी पहले वो रही होगी कितनी? 23 ईयर्स की, ठीक है। तो आंसर इस क्वेश्चन का था 23 ईयर्स। तो सिंपल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि उसके वीडियोस आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। तो वहां पे हमने एवरेज को पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाले कॉन्सेप्ट से समझा है। तो अपन एक लाइन में फिर उसका सॉल्यूशन यहां से निकाल सकते हैं कि हमें ये पता है कि अगर वो दोनों सिर्फ x और x ले जाते तो यहां पर भी x ही रहता, ठीक है। बट वो सरप्लस में ले गए 9, इस वजह से इन जो बचे हुए 9 लोग हैं इनका शेयर एक एक कम हो गया, क्योंकि वो सबके शेयर में से एक एक निकाल के ले गए। तो वो 2x प्लस 9 ले गए और लेके कितना जा रहे हैं? जो उनकी एज का सम है। तो 55 जा रहा है, तो वो 55 2x प्लस 9 के बराबर है। तो x मेरा कितना आ गया वहां से? 23। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये वाला। A cricket player after playing 15 tests scored 124 runs in the 16th test. As a result, the average of his runs increased by 4. तो प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ रन्स कितना होगा? तो देखो, एक क्रिकेट प्लेयर है, 15 टेस्ट मैचेस में उसने कितना रन कितना स्कोर किया मुझे नहीं मालूम, लेटेस्ट से उसका एवरेज x का था। अब जब 16th टेस्ट में वो 124 रन स्कोर कर लेता है तो एवरेज उसका 4 से बढ़ जाता है। देखो, एवरेज 4 से बढ़ रहा है तो ये हो गया। और वो देखो, जो 15th मैचेस का एवरेज x है और अगले मैच में मुझे पता है कि उसने 124 रन स्कोर किया। अब ये 124 रन की वजह से उसका जो एवरेज है वो 4 रन पर मैच से बढ़ गया, है ना।
अब उसका एवरेज कितना है, पहले अगर x था तो अब x प्लस 4 हो गया 16 मैचेस में। तो अपने को ये पता है कि जो अगर उसने सिर्फ x ही रन स्कोर करे होते अपने 16th मैच में, अगर वो खाली x रन स्कोर करता तब तो यहां पे x ही रहता, ठीक है। बट उसने जो स्कोर किया है उस वजह से 4-4 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब ये देखो 4-4 कितने लोगों में बटा है, 16 में बटा है ना। 4-4 4-4 16 लोग हैं वहां पे, सबको 4-4 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर 16 लोग हैं, सबको मुझे 4-4 एक्स्ट्रा देना है, तो कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए मेरे पास, 64। तो देखो 64 124 में से ये जो 64 रन्स हैं, ये 64 रन्स जो है सरप्लस है ना। तो बचा मेरे पास कितना, 60 रन्स बचा, है ना। मतलब कि उसको अगर उसने ये जो 60 है ये किसकी जगह आ रहा है, एक्स की जगह आ रहा है ना। अगर उसने सिर्फ 60 रन स्कोर किया होता तब तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्योंकि उसने 124 रन स्कोर किया तो जो ये एक्स्ट्रा 64 था, ये 64 जब 16 लोगों में डिवाइड हुआ तो सबको 4-4 एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। तो दैट मींस कि जो x है मेरा ये किसके बराबर होगा, 60 के बराबर, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर उसने सिर्फ x ही स्कोर किया होता तब एवरेज नहीं बढ़ता, बट एवरेज बढ़ रहा है 4-4 से, ठीक है। तो मतलब 64 उसके पास सरप्लस में रहा होगा, इससे जो भी पहले एवरेज था उस वो तो उसने स्कोर करा ही करा, प्लस 64 एक्स्ट्रा स्कोर करा। तो वही 64 जब 16 लोगों में डिवाइड होता है तो सबके हिस्से में 4-4 एक्स्ट्रा आता है। तो दैट मीन्स कि जो उसका एवरेज रहा होगा पहले वो 60 रन का रहा होगा। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम कि जो एवरेज मार्क्स है 120 कैंडिडेट्स का इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 35। 120 कैंडिडेट्स हैं जिनका एवरेज कितना है 35 का। एवरेज मार्क्स ऑफ द पास्ड कैंडिडेट इज 39 एंड दैट ऑफ द फेल्ड कैंडिडेट इज 15। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ पास्ड कैंडिडेट, ठीक है, कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड द एग्जामिनेशन ये अपने को बताना है। तो अब देखो 120 कैंडिडेट्स हैं और उनका जो एवरेज है वो 35 है। अब जो एवरेज मार्क्स पास्ट कैंडिडेट का है वो 39 है। देखो 39 जो है वो एवरेज मार्क्स है किसका, पास्ड वाले कैंडिडेट का। एंड 15 जो है वो एवरेज मार्क्स है किसका, फेल्ड वाले कैंडिडेट, ठीक है। फेल्ड वाले कैंडिडेट्स का एवरेज मार्क्स है 15 और पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स है 35। पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स है कितना, 35। तो पूरी क्लास का अगर एवरेज स्कोर मेरा 35 आ रहा है तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, रेशो ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ट फेल का रेशो। तो 39 माइनस 34 यहाँ 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ मेरा कितना आ गया 20। तो मतलब कि जो कैंडिडेट पास हुए हैं और फेल हुए हैं उनका रेशो कितने का है, 5:1 का रेशो है। बट टोटल कैंडिडेट्स कितने 120। तो हम क्या करेंगे 5:1 है तो 6 की वैल्यू है 120। हमें बताना है कि कैंडिडेट्स हु पास्ड, तो 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो 5 की वैल्यू कितनी है 100। तो इसका मतलब 100 कैंडिडेट्स जो थे वो पास हुए होंगे वहां पे, ठीक है। 100 कैंडिडेट्स आर पास्ड। फिर अगली प्रॉब्लम है कि मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 60 kg। 150 स्टूडेंट है क्लास में जिनका एवरेज वेट 60 है। मीन वेट ऑफ द बॉयज इज 70 kg एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 55 kg। व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, ठीक है। अब लगने को देखो इसमें हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं, बट एक स्मार्ट अप्रोच देखो हम क्या कर सकते हैं कि अपने को ये पता है कि जो एवरेज वेट है बॉयज का वो 70 kgs है और एवरेज वेट जो है गर्ल्स का वो 55 kg है, ठीक है। एवरेज वेट
जो बॉयज का है वो है 55 और एवरेज वेट बॉयज का कितना है 70 है। ठीक है, गर्ल्स का एवरेज वेट है 55, बॉयज का एवरेज वेट है मेरा कितना 70। अब देखो 55 और 70 के बीच में कितने का गैप है मेरा, 55 और 70 के बीच में 15 का गैप है। ठीक है, ये जो गैप है मेरा ये 15 का है यहाँ पे। तो अब इनके बीच में जो एकदम अगर एवरेज वेट, ये गर्ल्स का एवरेज वेट है, बॉयज का एवरेज वेट है, तो पूरी क्लास का जो वेट है वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में ही होना चाहिए। तो अगर हम एकदम मिड पे जाएं, मिड का मतलब हो गया 7.5, है ना। तो अगर 7.5 हम यहाँ पे रखें तो कितना होता है, ये 62.5 होता। मतलब कि अगर पूरी क्लास का एवरेज वेट होता 62.5, समझना इस चीज को, कि अगर पूरी क्लास का एवरेज वेट होता 62.5 मतलब एकदम मिड में होता, इन दोनों के बीच में होता, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते वो बराबर होते, है ना। कि अगर एवरेज वेट एकदम बीचों बीच होगा तो जो बॉयज जो गर्ल्स और बॉयज है वो बराबर होते, मतलब उस केस में क्या होता मेरा 75 बॉयज 75 गर्ल्स होती। ठीक है, अब अगर 62.5 से देखो एवरेज वेट अगर इस तरफ मूव करेगा, एवरेज वेट अगर गर्ल्स की तरफ शिफ्ट होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितने से ज्यादा है, 75 से ज्यादा है। 75 क्यों, क्योंकि 150 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर एवरेज वेट 62.5 होता, एकदम मिड में होता, तो बॉयज गर्ल्स बराबर होते। अब अगर एवरेज वेट गर्ल्स की तरफ शिफ्ट करेगा तो नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा होंगी। ठीक है, किससे ज्यादा होंगी, 75 से ज्यादा होंगी नंबर ऑफ गर्ल्स। और अगर एवरेज वेट इस तरफ मूव करेगा, ठीक है 70 की तरफ मूव करेगा, मतलब बॉयज की तरफ मूव करेगा, तो नंबर ऑफ बॉयज 70 से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो वो लॉजिक हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है और एवरेज वेट क्लास का 60 है, एवरेज वेट क्लास का कितना है 60 है, तो मतलब एवरेज वेट गर्ल्स की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स 75 से तो ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स 75 से तो ज्यादा है। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया, ये रूल आउट, ये रूल आउट, मतलब सीधा एक ही ऑप्शन है जो 75 से ज्यादा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 100। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन अपने को क्लियर होना चाहिए कि जब एकदम मिड में है, तो जब एकदम मिड में है तो इसका मतलब है कि बॉयज गर्ल्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो अगर गर्ल्स की तरफ शिफ्ट करेगा मतलब इनका वेट यहाँ इस साइड ज्यादा है, ठीक है, और उस तरफ मूव करेगा तो एवरेज वेट फिर नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा होंगे। तो अदरवाइज अपन एलिगेशन तो लगा ही सकते हैं कि हमारे पास पूरी क्लास का एवरेज वेट 60 है, बॉयज का एवरेज वेट 70 है, गर्ल्स का 55 है। तो यहां से अगर हम लगाते हैं तो इधर आ जाएगा मेरा 10, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये आ रहा है कितना 1:2। तो 150 को अगर हम 1:2 में डिवाइड करें तो यहाँ 50 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट इफ अगर हम सिंपली देखें विदाउट राइटिंग, तो कॉन्सेप्ट अगर अपने को क्लियर है तो हम डायरेक्टली उसको ऑप्शन से भी रूल आउट कर सकते हैं। फिर अगला प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम है कि एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 10.9। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 10.5 एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 नंबर इज 11.4। तो अपने को क्या बताना है, मिडिल नंबर बताना है। तो टोटल 11 नंबर्स उसने बोला है कि 11 नंबर्स का एवरेज है 10.9। ठीक है, सपोज दीज आर द 11 नंबर्स, इन सब का जो एवरेज है दैट इज 10.9। तो अगर हम यहां से टोटल निकालें तो इन सब का एवरेज आ रहा है मेरा 10.9 का। अब इसमें जो फर्स्ट 6 नंबर्स हैं, तो अगर हम फर्स्ट 6 नंबर्स को देखें, ये हैं, दीज आर द फर्स्ट 6 नंबर्स, इनका एवरेज हो रहा है कितना 10.5। और लास्ट 6 जो नंबर्स हैं, तो लास्ट 6 में क्या होगा, ये वाला नंबर विल बी रिपीटेड, इसका एवरेज हो रहा है 11.4। तो अपने को करना क्या है, अपने को ये वाला नंबर बताना है बेसिकली, ये जो नंबर है एकदम मिड में, ये नंबर कितना होने वाला है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस नंबर, है ना। तो हम क्या करेंगे कि जैसे 10.5 इंटू 6, तो ये तो मुझे क्या हो गया
फर्स्ट 6 का सम मिल गया, ठीक है, प्लस 11.4 इंटू 6, ये मुझे मिल गया लास्ट 6 का सम। तो अब इसमें से अगर हम इन 11 का सम माइनस कर देते हैं, ठीक है, 10.9 इंटू 11 अगर हम माइनस कर देते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जो नंबर रिपीट हो रहा है वो डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अपन 6 निकाल सकते हैं, 10.5 प्लस 11.4, 119.9, और इधर हो जाएगा 21.9। ठीक है, ये आएगा अपने पास। तो इसको देख लेते हैं, 131.4 माइनस 14 माइनस 9 हो गया 5, 11 पॉइंट। तो जो नंबर अपना मिड में रिपीट हो रहा है दैट इज 11.5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले 6 का सम, लास्ट का सम, तो ये 12 नंबर का सम आ रहा है। 12 का क्यों आ रहा है, बिकॉज ये नंबर रिपीट हुआ है, और फिर हमने उसमें से टोटल 11 का सम माइनस कर दिया, तो डायरेक्टली अपने पास 11.5 आ जाएगा। फिर है एवरेज ऑफ 5 नंबर 61 है। अगर एवरेज फर्स्ट और थर्ड नंबर का 69 है, सेकेंड एंड फोर्थ नंबर का 69 है, तो फिफ्थ नंबर क्या होगा। देखो, एवरेज जो है 5 नंबर्स का, तो अपन 5 नंबर्स का एवरेज जो है 5 नंबर्स का 61 है। तो 5 नंबर्स का एवरेज 61 होने का मतलब क्या है कि सबके पास 61 होगा। अगर हम इसको डायरेक्टली बनाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाले कॉन्सेप्ट से देखें, तो एवरेज अगर सबका 61 है तो मतलब सबके पास 61 है। लेकिन इसमें से जो फर्स्ट और थर्ड नंबर है, इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज 69, मतलब कि फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज हो रहा है वो मेरा 69 है। इसका मतलब है कि फर्स्ट और थर्ड ये 69 है, एंड एवरेज ऑफ सेकंड एंड if the average of the first and third number is 69 and the average of second and fourth number is also 69, यहाँ पे भी 69 है, ठीक है। मतलब बेसिकली इन चार का एवरेज कितना है, 69 है। तो अपने को ये बताना है कि फिफ्थ नंबर मेरा इसमें क्या होगा, इसमें जो फिफ्थ नंबर है वो क्या होगा। तो अब इसको ऐसे देखते हैं कि हमने क्या किया कि डिसाइड किया कि हम सबको 61 चीजें देने वाले हैं, बट इन्होंने क्या बोला कि वी नीड 69, मतलब कितना सरप्लस में चाहिए इसको देने के लिए, यहाँ पे मुझे 8 चाहिए, तो 8 इसको देना है, 8 इसको भी देना है, 8 इसको भी देना है, 8 इसको भी देना है, ठीक है। तो मतलब कि मुझे 32 चाहिए सरप्लस में, मेरे को क्या चाहिए, 32 सरप्लस में चाहिए। बट हमारे पास टोटल तो यही है ना, 61 इंटू 5 टोटल तो यही है। तो मैंने डिसाइड किया कि सबको 61 देना है, लेकिन ये जो चार हैं इन्होंने क्या बोला कि हमें 69 दो, मतलब कि इनको 8 सरप्लस में देना है। तो वो 8 कहाँ से आएगा, मतलब 32 मुझे टोटल चाहिए, तो वो फिर मुझे लास्ट जो बचा हुआ है 61 उसमें से 32 निकालना पड़ेगा, ठीक है। 29, तो मतलब इसके पास कितना रह जाएगा फिर, 29। तो इसका आंसर मेरा 29, ठीक है, बिकॉज मेरा टोटल नहीं चेंज होना चाहिए तो जो यहां से टोटल आएगा वो मेरा यहां से भी सेम रहेगा। फिर अगला प्रॉब्लम है कि जो एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट 56 है, if the marks of 3 students were misread as 44 45 61 of the actual marks 48 59 67, तो व्हाट वुड बी द करेक्ट एवरेज। तो अब देखो 24 स्टूडेंट्स थे अपने पास जिनका एवरेज स्कोर 56 था, ठीक है।
अब वो कह रहा है कि 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका जो स्कोर था वो कितना 44, 45, 61 हमने लिखा है, ठीक है। और उसकी जगह होना कितना चाहिए था, इसका होना चाहिए था 48, इसका होना चाहिए था 59 और इसका होना चाहिए था 67, ठीक है। तो मतलब ये हमें हटाना है और उसकी जगह इसको लेके आना है। अब देखते हैं कि एवरेज था मेरा 56, तो टोटल देखते हैं कितना कम हो गया मेरा 150, मतलब 150 तो मुझे हटाना है और उसकी जगह कितना आ जाएगा, उसकी जगह 174 लाना है। तो देखो हुआ क्या, 150 चला गया, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते, 5 4 9 10 6 4 जब, ठीक है, 9 और 8 के 2, मतलब 150 चला गया और उसकी जगह 174 आ गया। तो अब देखो 150 गया है लेकिन उसकी जगह 174 आया है, तो जो 150 गया था वो तो बैलेंस हो गया। और ओवरऑल देखो इंक्रीमेंट कितने का होगा 24 एक्स्ट्रा आ रहा है। 150 मैंने हटाया टोटल में से, उसकी जगह 174 आया, तो 174 में से 150 ने तो क्या किया, पुरानी वाली एवरेज दे दी। और ये जो बचा 24 सरप्लस में है, इसका क्या होगा, 24 लोगों में बटेगा। तो 24 अगर 24 लोगों में बट रहा है तो सबका शेयर कितने से बढ़ जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा। मतलब कि जो मेरा नया एवरेज होगा, अगर वो पहले कितना था 56 था, तो अब वो हो जाएगा कितना 57। आंसर होगा यहाँ पे नन ऑफ दीज। तो न्यू एवरेज विल बी 57, 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, that will be the new average. फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम में क्या है कि एवरेज ऑफ 4 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, ध्यान देने वाले पॉइंट्स क्या क्या हैं, प्राइम नंबर्स है अपने पास, ए बी सी डी इज 35, और ये भी पता है अपने को कि ए इज लेस देन बी, ठीक है, बी इज लेस देन सी एंड सी इज लेस देन डी, इन सब का एवरेज 35 आ रहा है। अब वो कह रहा है कि ए एंड डी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 36, है प्राइम नंबर, ये ध्यान रखना है। A and D are equidistant from 36, B and C are equidistant from 34, A and B are equidistant from 30, ठीक है। अब A छोटा है B से, तो मतलब A और 30 और B, ठीक है, गैप कैसा है इनके बीच में, इक्वल है, इनके बीच में इक्वल गैप है, इक्विडिस्टेंट है दोनों 30 से। सेम वे में B और C आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 34, 34 से इक्वल डिस्टेंस पे है B और C, एंड बी एंड सी 34 से इक्वल डिस्टेंस पे है, ए और डी 36 से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अब अपने को सिंपल सबसे आसान काम हमारे लिए क्या हो गया कि दीज आर प्राइम नंबर। तो अब देखो दो ऐसे प्राइम नंबर हम यहाँ पे गेस करते हैं जो एक 30 से कम है और एक 30 से ज्यादा है, लेकिन डिस्टेंस उनका 30 से बराबर है। तो जैसे, और यहाँ पे वो 34, तो मतलब मेरे को ये पता है कि 34 से तो छोटा है, तो 34 से छोटा अगर हम देखें तो 31 आता है ना, और यहाँ पे 31 है अगर, तो यहाँ पे 29 हो सकता है। तो 29 एक प्राइम नंबर है, 31 हो गया, पॉसिबल है, ठीक है। फिर बी और सी को देखते हैं, तो बी अगर मेरा 31 हो गया है तो यहाँ पे कितने का गैप है 3, और इसमें अगर मैं 3 ऐड करूँ तो क्या मुझे एक प्राइम नंबर मिलता है, यस मिलता है, 37 मिलता है, 37 इज अ प्राइम नंबर। यहाँ पे भी 3 का गैप, यहाँ पे भी 3 का गैप। फिर ए और डी में मेरे को पता है, ए अगर मेरा 29 है, ठीक है, ए मेरा क्या है 29 है, और 29 और 36 में कितने का गैप है 7 का, और 36 प्लस 7 भी क्या कितना देगा मुझे 43 देगा।
यानी सेटिस्फाइड है, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है कि 29 लेस देन 31 विच इज लेस देन 37 विच इज लेस देन 40, ठीक है। और अपने को पता है कि इनका जो एवरेज आ रहा है वो 35 आ रहा है, एवरेज 35 आ रहा है, तो सम कितना आ रहा होगा 35 इंटू 4 140। तो अपन चेक कर लेते हैं क्या इनका सम 140 आ रहा है। 10 10 20 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 4 3 10 तो 140, तो इनका सम जो है वो 140 भी आ रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। तो ए और डी में कितना डिफरेंस है, 29 एंड 43 में 14 का आंसर इसका कितना हो गया 14 हो जाएगा। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 14। ठीक है, सो दीज वर द सम इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे बेसिकली ये एवरेज के। तो एवरेज के 2 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी ले रखे हैं जिसमें हमने पूरा बेसिक से डिस्कस किया एवरेजेस को। तो वो लेक्चर करने के बाद अगर आप ये वाले क्वेश्चंस देखोगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोग स्नैप एंड मैट का, स्नैप के लिए प्लस एंड मैट के लिए, ठीक है, हमारा जो एक प्री बैच चल रहा है, ठीक है, MBA पाठशाला की ऐप को आप डाउनलोड करोगे तो यू विल फाइंड अ फ्री कंटेंट, फ्री कोर्स है स्नैप एंड मैट का, जिसपे आप एनरोल करके बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट हैं, लाइव सेशंस वहाँ पर हैं, प्रैक्टिस शीट्स वगैरह हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक डेडिकेटेड बैच भी है, ठीक है, इट इज़ अ पेड बैच जिसमें आपका सिलेबस हमारा चल रहा है। सिलेबस जो है लगभग अक्टूबर मिड तक कवर हो जाएगा पूरा। तो उसमें आपके टेस्ट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, लाइव टेस्ट्स हैं उसमें, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट है, मिनी टेस्ट है, फुल लेंथ स्नैप एंड मैट के टेस्ट्स हैं, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन, बाकी विल कंटिन्यू, ठीक है, इसी तरीके से और कंटेंट लेके आएंगे फॉर स्नैप एंड मैट के लिए इन द अपकमिंग सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।